हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता। और आज हम पियाजे थ्योरी डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जो कि टीचिंग से रिलेटेड है, चाहे किसी भी स्टेट का टेट है, सी टेट है, KVS है या फिर HP टेट है, ठीक है, या फिर कमीशंस है, तो उसमें जो साइकोलॉजी का मेन जो टारगेट रहता है वो पियाजे वाइगोत्स्की और कोलबर्ग थ्योरी रहते ही है। उनमें से 5 to 7 क्वेश्चन टेट एग्ज़ाम में ये एवरेज रहती है और जो भी कमीशन का एग्ज़ाम है उसमें 2 to 3 क्वेश्चन आपके रहते हैं, ठीक है। तो हम कम शब्दों में ज़्यादा बात कहते हुए मैं शुरू करती हूँ जीन पियाजे की थ्योरी। और जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए मिलेंगे वो आप ये मान के चलिएगा कि ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है, क्योंकि मैंने वही की पॉइंट लिखे हुए हैं जो जिनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जीन पियाजे को। जीन पियाजे जो थे ये एक बायोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो, बिहेवियरिज्म में भी इनको कंसिडर किया जाता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट भी इनको माना गया है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, ठीक है। तो इन्होंने डिफरेंट फील्ड में अपनी साइकोलॉजी के डिफरेंट फील्ड में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी, लेकिन जो फेमस हुए ये जिस चीज़ के लिए वो था कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है, कॉग्निटिव। जीन पियाजे 1896-1980 स्विस साइकोलॉजिस्ट गिव कॉग्निटिव थ्योरी। अब आप समझ रहे होंगे कि कॉग्निटिव थ्योरी क्या होता है। कॉग्निटिव का मतलब होता है कॉन्शियस लॉस ऑफ हिज माइंड। जैसे हम कितने कॉन्शियस है, हमारा माइंड कितना कॉन्शियस है, मतलब माइंड की स्टडी। कॉग्निशन होता है हमारा माइंड से रिलेटेड। कॉग्निशन का मतलब सीधा माइंड ही होता है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस ऑफ हिज माइंड, कॉग्निटिव का मतलब होता है। एक्चुअली जीन पियाजे का ये मानना था कि जो बच्चा है वो जैसे जैसे ग्रो करता है, ठीक है, वर्थ टू जैसे जैसे वो ग्रो करता है वो धीरे धीरे उसका माइंड जो होता है वो डेवलप करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करता है, डेवलप करते हुए वो डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करता है, ठीक है। वो जो स्टेजेस है वो कोई भी स्किप नहीं कर सकता। जो भी वो स्टेजेस फॉलो कर रहा है वो जैसे किसी का बच्चा है और डिफरेंट इंडिविजुअल का चाइल्ड है, कोई भी एक स्टेजेस को स्किप नहीं कर सकता। ये हो सकता है कि किसी का 6 मंथ में वो चीज़ कैरी करे, किसी का 6.5 मंथ में वो चीज़ कैरी करे, लेकिन उसको जो हर इंडिविजुअल चाइल्ड है उसको गो थ्रू होना पड़ेगा डिफरेंट स्टेजेस के बारे में। इसीलिए पियाजे को स्टेज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन में ऐसा आता है कि स्टेज थ्योरी किसने दी थी या स्टेजेस के बारे में किसने बात की थी, तो पियाजे ने बात की थी, ठीक है। कॉग्निटिव, जैसे मैंने आपको बताया, कॉन्शियसनेस ऑफ हिज माइंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेजेस को पढ़ने से पहले हम कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। कंपोनेंट का मतलब है इसने जो डिफरेंट टर्म दी थी। इसने सबसे पहले बात की थी स्कीमा। अब स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है, ये ऐसे क्वेश्चन आता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज। MCQs में लिखा होगा स्कीमा के डिफरेंट 4 पॉइंट लिखे होंगे और उनमें से आपको टिक कहाँ करना है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटिकल पैटर्न ऑफ थॉट। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज और सिस्टमेटिकल पैटर्न ऑफ थॉट क्या होता है? देखिए, स्कीमा का सिंपल मतलब होता है जिस भी किसी चीज़ की हमारे माइंड में एक पिक्चर होती है। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ बॉटल, तो आपके माइंड में एक बॉटल की इमेज आ रही कि बॉटल ऐसे होती है, ऐसी लेंथ होती है, लेंथ वाइज होती है, ठीक है, और सिलिंड्रिकल शेप में होती है, ठीक है। जैसे मैं बोल रही हूँ आपको क्लॉथ, तो आपके माइंड में क्लॉथ की एक इमेज आ रही है। तो ये होता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, मतलब जो भी आपके पास नॉलेज है उसकी एक इमेज आपके पास होना, उसकी एक इमेज। मैं शिमला के बारे में बोलूँ, मैं दिल्ली के बारे में बोलूँ, मैं कुछ भी आपको बोलूँ, एक पेन के बारे में बोलूँ, तो आपके माइंड में उसकी एक इमेज आएगी। वो होता है स्कीमा, कि किसी चीज़ का नॉलेज जो हमने एक बार देखी है वो हमारे आंखों के अंदर जैसे छप गई, वो चीज़ होता है स्कीमा। लेकिन पेपर में हम कैसे पकड़ेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, ये लिखा होगा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नॉलेज, या लिखा होगा सिस्टमेटिकल पैटर्न ऑफ थॉट। जो थॉट का सिस्टमेटिकली पैटर्न होता है उसको बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में आप समझ गए, किसी भी चीज़ की इमेज को बोलते हैं स्कीमा। अब दूसरी बात आती है असिमिलेशन। असिमिलेशन और अकोमोडेशन बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो मैक्सिमम टाइम इसी में क्वेश्चन बनता है। और क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसकी डेफिनेशन दी होती है और बच्चे इस पे टिक करके आते हैं, क्योंकि इन दोनों में एक चीज़ का डिफरेंस रहता है। असिमिलेशन का मतलब होता है ऑब्जर्विंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमा। देखो, बुक में आपको बहुत बड़ी बड़ी 5-6 लाइन वाली डेफिनेशन मिलेगी और उसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो एक ही है और समझने वाली चीज़ भी एक ही है, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ आपको। जहाँ भी आपको एडिंग दिख जाए या चेंज दिख जाए, ऐड दिख जाए या चेंज दिख जाए, ठीक है, सॉरी नॉट चेंज,
ऐड दिख जाए और ऑब्जर्व दिख जाए, वो होता है एसेमिलेशन। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ आपको एसेमिलेशन का मतलब क्या होता है। एसेमिलेशन का मतलब होता है जब भी जो भी आपके माइंड में इमेज है, जब आप उसमें इंप्रूवमेंट करते हो, कुछ चीज़ ऐड करते हो, आप कुछ ऐड करना, सिर्फ ऐड करना, ठीक है, आपके पुराने स्टोर नॉलेज में कुछ नई चीज़ को ऐड करना, उसको बोलते हैं एसेमिलेशन। जैसे आपको पता है कि जैसे आपको पता जैसे इसके पीछे एक स्टोरी है, जैसे कि एक बुक में जो दे रखी है, जैसे कोई बच्चा है, उसने वाइट कलर की गाय को देखा, वाइट कलर की गाय को देखा, तो उसने अपनी मम्मा को पूछा कि मम्मा ये क्या है, तो उसकी मम्मा ने बोला कि बेटा ये काऊ है। तो उसने अपनी आंखों में एक इमेज बना ली कि काऊ वाइट कलर की होती है, उसकी 4 लेग्स होती है और ऐसे एक टेल होती है, ऐसा उसका मुंह दिखता है, ठीक है। तो उतना उसने याद रख लिया। तो फिर उसने क्या देखा, एक ब्लैक एंड वाइट कलर की एक और काऊ दिखी कुछ दिन बाद। तो उसने क्या किया कि क्या किया कि अपनी मम्मा को पूछा कि मम्मा देखो देखो काऊ, लेकिन वो फिर उसने बोला कि मम्मा ये क्या है। तो उसकी मम्मा ने बताया कि ये अगेन काऊ है। तो वो सोचने लगा कि काऊ वाइट कलर की भी होती है, तो उसने अपने नॉलेज में ये चीज़ ऐड की, काऊ अच्छा वाइट कलर की भी होती है और ब्लैक कलर की भी होती है, मतलब काऊ डिफरेंट कलर की हो सकती है। तो उसने अपने जो नॉलेज था, जो काऊ को लेके उसने इमेज बनाई थी, उसमें कुछ ऐड किया कि काऊ का डिफरेंट कलर हो सकता है, उसको बोलते हैं एसेमिलेशन। अब हमें ज़्यादा ना समझते हो, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में जहाँ भी लिखा होगा सॉरी, जहाँ भी लिखा होगा कि प्रीवियस नॉलेज में, प्रीवियस स्कीमा में नॉलेज को, न्यू नॉलेज को ऐड करना, ठीक है, प्रीवियस स्कीमा में न्यू नॉलेज को ऐड करना, जहाँ भी लिखा होगा वहाँ पे आपने सीधा टिक करना है एसेमिलेशन, ऑब्जर्विंग, एडिंग, ये 2 वर्ड आएंगे जहाँ पे, और प्रेजेंट स्कीमा में, ठीक है, और उसको बोलेंगे एसेमिलेशन, समथिंग इनटू द प्रेजेंट, ऑब्जर्विंग और एडिंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमा, प्रेजेंट या प्रीवियस स्कीमा, मतलब जो भी आपको नॉलेज है उसमें कुछ नई चीज को जोड़ना बोलते हैं एसेमिलेशन। अब बात आती है तो अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन होता है जैसे उस बच्चे ने, कंटिन्यू करते हैं स्टोरी, उस बच्चे ने क्या किया, उसको पता चल गया। अब उसने गांव में गया, गांव में उसने बफेलो को देखा, तो उसने बोला मम्मा देखो काओ। तो उसकी मम्मा ने बताया कि बेटा नहीं, ये काऊ नहीं है, ये बफेलो है। तो उसने फिर उसके पापा ने उसको पूरा डिटेल में बताया कि काऊ क्या होती है, काऊ के कैसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और बफेलो क्या होती है, बफेलो के कैसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब अब उसने अपने नॉलेज में चेंज किया, मॉडिफिकेशन किया कि नहीं नहीं, काऊ तो होती है ब्लैक कलर की, लेकिन हर ब्लैक कलर की चीज़ को काऊ नहीं बोल सकते, उसके अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उसने अपने नॉलेज में क्या किया, मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन मतलब उसने अपने नॉलेज में क्या किया, चेंज किया। सिंपल बात, स्कीमा होता है किसी भी चीज़ की इमेज, सिस्टेमेटिक पैटर्न ऑफ थॉट, जो एक सिस्टेमेटिकल पैटर्न होता है थॉट का, उसको स्कीमा बोलते हैं। एसेमिलेशन होता है जब भी आप जो नॉलेज है उसमें कुछ चीज़, नई चीज़ ऐड करते हैं, और जब जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें आप मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजिंग करते हैं, अपने रीअरेंज करते हैं चीज़ों को, अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं उसको, अकोमोडेशन। अगर ज़्यादा ही किसी को फिर भी दिक्कत होती है तो आपने पेपर में सिर्फ देखना है अकोमोडेशन में ओ होता है, तो वहाँ पे एमसीक्यूज में जहाँ भी मॉडिफिकेशन शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा उसको टिक कर देना, मॉडिफिकेशन ऑफ नॉलेज। तो उसको जहाँ भी ओ से रिलेटेड मॉडिफिकेशन होगा वहाँ पे अकोमोडेशन ही होगा, और जहाँ पे ऐड होगा या ऑब्जर्व होगा वहाँ पे एसिमिलेशन होगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। और इसका जब मैं एमसीक्यूज आपको अभी करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को बोलते हैं अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या, एक होता है इक्विलिब्रिएशन, इक्विलिब्रिएशन और डिसइक्विलिब्रिएशन का मतलब तो हर कोई जानता है। इक्वल का मतलब होता है बराबर होना। अब बच्चा बैलेंसिंग स्टेट पे है ना, उसको ये लगता है कि काऊ डिफरेंट कलर की होती है, ना उसको ये लगता है कि बफेलो ऐसी होती है। उसको बिल्कुल क्लियरली पता है कि काऊ क्या होती है, बफेलो क्या होती है। अगर आप उसको बता रहे हो कि अगर कोई उसको झूठ बोल रहा है कि बफेलो को काऊ बोल रहा है, तो वो उसको सुन जरूर लेगा, लेकिन उसको अपने में इक्वालिटी है, उसको पता है कि काऊ ऐसी होती है और बफेलो ऐसी होती है। इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है कि हम दोनों केस में पॉजिटिव होते हैं, हम सामने वाली सिचुएशन को भी ऑब्जर्व करते हैं और जो हमको पता है सिचुएशन उसको भी एनालाइज करते हैं, मतलब इक्वल बैलेंस होता है, ठीक है। डिसइक्वल का मतलब वही हो गया कि डिसइक्वल होना, कि डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाना किसी चीज में, ठीक है।
तो पियाजे ने बोला था कि जो भी कोई बच्चा है वो कैसे सीखता है, अडप्टेशन से सीखता है। अडप्टेशन का मतलब होता है अडॉप्ट करना। तो किसी चीज को अडॉप्ट कैसे करेगा, अपनाएगा कैसे, एसामिलेशन से, अकोमोडेशन से, इक्विलिब्रिएशन से। कैसे कोई बच्चा अडप्ट कैसे करेगा, अडप्ट का मतलब है सीखेगा कैसे, अपने नॉलेज में कुछ ऐड करके, अपने नॉलेज को मॉडिफाई करके और अपने नॉलेज को इक्वल बना के। तो ये चीज़ें हैं। आपको एमसीक्यूज में आता है कि पियाजे ने किस चीज़ पे जोर दिया था, उसने अडप्टेशन पे जोर दिया था। मतलब उसने बताया था कि बच्चा कैसे सीखेगा, अडप्टेशन से सीखेगा। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। देखो जीन पियाजे था वो स्टेजेस के लिए जाना जाता था। स्टेजेस के लिए आपको एमसीक्यूज में ऐसे आता है कि स्टेजेस की बात किसने की थी, तो किसने की थी, जीन पियाजे ने, ठीक है। औरों ने भी की थी कॉग्निटिव थ्योरी की बात, लेकिन उन्होंने कईयों ने लेवल दिए, कईयों ने कुछ दिया। तो स्टेजेस सिर्फ और सिर्फ जीन पियाजे से के नाम पे है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी, ये भी क्वेश्चन आता है कि उसने कितनी स्टेजेस दी। तो कितनी स्टेजेस दी उसने, 4 स्टेजेस दी। कितनी दी, 4 स्टेजेस दी। कौन कौन सी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ठीक है। सॉरी, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। सबसे बात पहले जो फर्स्ट स्टेज है वो सेंसरी मोटर। नाम से ही पता लग रहा है सेंसरी मोटर। सेंसेस क्या होती है, आई, माउथ, नोज, टच, ईयर, ये सारी सेंसेस होती है। हमारे पास कितनी सेंसेस होती है, 5 सेंसेस होती है, ठीक है। तो मतलब अब जब भी बच्चा बर्थ लेता है, ठीक है, 1 मंथ का बच्चा या पैदा होते ही बच्चा कैसा करेगा, उसको थोड़ी ना कोई दिमाग होगा कि वो सुनेगा समझेगा। वो क्या करेगा, जो भी चीज़ महसूस करेगा वो टच करके करेगा, स्मेल करके करेगा, ठीक है। और आंखों से देखेगा, कानों से सुनेगा, ये सारी चीज़ें वो रिएक्ट करेगा, ठीक है। अगर आपको तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चा किस चीज़ से काम करता है, सेंसेस से। किस चीज़ से काम करता है, सेंसेस से। और सेंसेस कितनी होती है हमारे पास, 5 सेंसेस होती है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसका टाइम पीरियड क्या रहता है। तो सेंसरी मोटर 0 to 2 ईयर, 2 से पैदा होते ही बर्थ टू 2 साल तक का बच्चा सेंसरी मोटर में आता है। और उसको मंथ में कन्वर्ट करें तो 0 से 24 मंथ का बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। अब जो एक और क्वेश्चन आता है वो सेंसरी मोटर से ऑब्जेक्ट परमानेंस का आता है। ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस है सेंसरी मोटर स्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, जिसमें हम सेंसेस का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या हुआ, आपने देखा होगा, ये बोलता है कि जैसे जैसे बच्चा बर्थ लेता है तो वो सेंसेस का यूज करता है, लेकिन जैसे जैसे 2 साल तक पहुंचते पहुंचते उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो अगर उसकी मम्मा उसके सामने नहीं है तो वो रोने लग जाता है, ठीक है। फिर उसकी मम्मा सामने आती है तो वो चुप हो जाता है। लेकिन ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है जैसे हम बच्चों के साथ लुका छुपी का खेल खेलते हैं, तो जब हम उनसे दूर जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं तो क्यूट सी शक्ल बनाते हैं। फिर हम उनके सामने आते हैं तो ऐसे हंसने लग जाते हैं, ठीक है, अपनी आईज को ब्लिंक करके, ठीक है। वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो स्माइल क्यों दे रहा है, रो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे सामने कोई दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं है, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि अगर बच्चे को कोई चीज सामने से दिख नहीं रही है लेकिन स्टिल वो उसकी आंखों के उसके अराउंड एग्जिस्ट कर रही है, मतलब बच्चा ये इतना सीख जाता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स उसका यही होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गया कि अगर मेरे को मेरी माँ दिख नहीं रही है तो यहीं कहीं है, ठीक है। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब। क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है, क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन सी स्टेज में होता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, अब आपको नाम से पता चल रहा है प्री का मतलब होता है पहले, ऑपरेशनल। अब देखो यहाँ से आप पकड़ सकते हो ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, किस चीज़ का ऑपरेशन करना। तो बच्चे आपने देखा होगा यूजुअली क्या करते हैं, आप कोई भी चीज़ उनके पास देते हो तो उनकी खोल देते हैं, सारी चीज़ों को खोल देते हैं, खोल के रख देते हैं। उनमें क्यूरियोसिटी लेवल होता है कि उसके अंदर क्या है। तो प्री ऑपरेशनल मतलब उस जो मैं बता रही हूँ उससे पहले की स्टेज है प्री ऑपरेशनल। और ये कब आती है, 2 से 7 ईयर के बीच में आती है। ये पूछा जाता है, टाइम पीरियड पूछा जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड क्या है, 2 से 7 साल का है, ठीक है। अब जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे ने क्या सीखा था, ऑब्जेक्ट परमानेंस की चीज़ें मुझे अगर दिख नहीं रही हैं लेकिन फिर भी वो मेरे आसपास है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वोकैबुलरी सीखता है, शब्द सीखता है। वो कितने 200 वर्ड सीखता है 2 साल में। जैसे ही 2 साल का बच्चा होता है 200 वर्ड सीख लेता है, मम्मा, डैडा, दादा, जो भी है, वो रोटी, जो भी है, वो 200 शब्द सीख लेता है। यहाँ से भी समटाइम हायर मतलब टफ क्वेश्चन बनाना तो ये भी बन जाता है कि 2 साल का बच्चा कितने वर्ड सीखता है। मैंने एक बार ये क्वेश्चन देखा हुआ है, 200 वर्ड सीखता है। और 2000 वर्ड कब सीखता है, 7 साल तक आते आते वो 2000 वर्ड सीख लेता है, ठीक है। ये तो हम समझ गए।
कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में वो 200 वर्ड तक सीखता है और 7 साल तक 2000। फिर मैंने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है ईगोसेंट्रिज्म। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि ये चीज़ें हैं ये कौन सी स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? ईगो तो सबको पता है, सेंटर, कि मैं ही सब कुछ सेंटर हूँ। बच्चा दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं देख पाता। जैसे अगर उसको कोई चीज़ नहीं दी गई, वो जिद करता है। 2 से 7 साल का बच्चा आपने देखा होगा यूजुअली कई अननेसेसरी चीज़ों के लिए जिद कर बैठता है, और जब उसको वो जिद पूरी नहीं की जाती तो वो रोने लग जाता है। तो इस चीज़ का मतलब होता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि उसका अहम मतलब अपने आप को ही इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हुई होती, तो वो सिर्फ अपनी थॉट को ही इंपॉर्टेंस देता है। वो उसमें इतना लॉजिकल माइंड नहीं होता कि दूसरे को पर्सपेक्टिव को देख पाए कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिली। तो ये मतलब होता है ईगोसेंट्रिज्म की चीज़ें सिर्फ उसके अराउंड घूमती है, जो उसको चाहिए वही चाहिए, जो उसको पसंद है वही खाना है, वही पहनना है। चलो ये तो छोटी चीज़ है, पर यूजुअली मतलब ईगोसेंट्रिज्म का मतलब यही है कि जो है संसार जो है, वर्ल्ड जो है मेरे अराउंड घूम रहा है, ठीक है। सेंट्रेशन का मतलब यही है, सेंटर की मैं सेंटर हूँ, ठीक है, मेरे अराउंड चीज़ें घूम रही है। एनिमिज्म का मतलब क्या है? जैसे देखा होगा एनिमिज्म भी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्री ऑपरेशन का। एनिमिज्म का मतलब होता है जैसे कोई बच्चे देखा होगा गुड्डे गुड्डियों से खेलते हैं, टॉयज़ लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो क्या बोलते हैं उनको, टेडी बियर्स लेते हैं। तो जब वो आप उनको मारते हैं, किसी बच्चे को डराते हैं तो उनको मारते हैं, तो बच्चे को लगता है कि मुझे भी मार पड़ेगी। या फिर अगर आप उसके टेडी बियर को मारोगे तो उसको लगेगा कि उसको दर्द हो रही है। मतलब वो एनिमिज्म का मतलब होता है कि वो सोचते हैं कि जैसा वो फील कर रहा है वैसे उनके जो निर्जीव चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग है, वो भी फील कर रहे हैं, उनके टॉयज़ भी वैसे ही फील कर रहे हैं। तो मतलब एनिमिज्म में वो अपने टॉयज़ को सेम फीलिंग, वो सोचता है कि मेरे टॉयज़ भी ऐसे ही फील कर रहे हैं। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये भी फील कर रहे हैं। आप उसके टॉय को मार रहे हो तो उसको लग रहा है कि मेरे टॉय को क्यों मारा, क्योंकि उसको भी दर्द हो रही है। तो आपने ऐसे करेक्टरिस्टिक्स बच्चों के देखे होंगे। तो एनिमिज्म कब आता है? 2 से 7 साल में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। फिर आता है इरिवर्सिबिलिटी। अब इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिवर्सिबल का उल्टा। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ वापस अपनी जगह पे पहुंच जाती है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि बच्चे को ये नहीं पता। फॉर एग्जांपल मैंने 1 लीटर का एक मग लिया और 1 लीटर का ही सेम मग लिया, लेकिन वो जो 1 लीटर का पहला मग था वो उसकी विड्थ ज़्यादा थी, और जो दूसरा 1 लीटर का मग है उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगी, बच्चों को बोलूँगी कि बच्चों देखो मैं मैजिक दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि 1 लीटर में पानी डालूंगी, दोनों मग भर दूंगी और रख दूंगी। तो मैं पूछूंगी बच्चे को कि कौन सा बड़ा है, तो वो क्या करेगा, जो लेंथ वाइज बड़ा दिख रहा है, ठीक है, वो बोलेगा कि ये बड़ा है। लेकिन उसके पीछे इसका रीज़न ये है कि वो इरिवर्सिबल थॉट है। उसको ये नहीं पता कि यहाँ उसको एक्चुअली में आप ये बोल सकते हो कि मास, वेट, हाइट का कॉन्सेप्ट नहीं पता। वो सिर्फ देख रहा है कि देखने में कौन सी चीज़ बड़ी है। ये होता है इरिवर्सिबल थॉट। मतलब अपने थॉट को रिवर्स नहीं कर पा रहा है। उसको ये नहीं पता कि जो चीज़ चौड़ी है उसकी विड्थ ज़्यादा है, लेकिन इसमें भी सेम पानी आ रहा है। वो देख रहा है कि इसमें तो थोड़ा सा पानी है और दूसरे में तो बहुत ज़्यादा पानी है। मतलब उसको हाइट, वेट, मास का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो अपनी थॉट को रिवर्स नहीं कर पा रहा है। वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पा रहा है। उसको सिर्फ जो दिख रहा है वो बोल रहा है कि ये चीज़ बड़ी है, ठीक है। तो ये होता है इरिवर्सिबिलिटी थॉट। ज़्यादा अच्छा एग्जांपल देते हुए मैं आपको ये बताती हूँ, जैसे कोई उसके भाई बहन है, तो वो क्या करेगा, अब बोलोगे कि अगर आपने बताया नहीं हो, कोई आया सडन उसके कज़न वगैरह, तो अगर जो हाइट में लंबा कज़न है तो बोलेंगे कौन बड़ा है, तो वो बोलेगा ये बड़ा है। मतलब उसको जो दिख रहा है वो बोलेगा। उसको ये नहीं पता कि एज का इफेक्ट जो भी है वो चीज़ें उसको नहीं पता, लॉजिकल रीजनिंग उसमें डेवलप नहीं हुई है। तो मतलब अपनी थॉट को रिवर्स नहीं कर पा रहा है वो। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब हम पढ़ते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 से 11 साल में चलती है। सीधा क्वेश्चन है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का, ये इसमें तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये चलती है 7 से 11 साल में, ठीक है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉजिकल रीजनिंग। अब वो लॉजिक लगाने लगता है, जैसे मास, वेट, हाइट का लॉजिक लगाने लगता है। मतलब और इरिवर्सिबिलिटी थॉट किस में बदल जाती है, रिवर्सिबल में। अब वो रिवर्स कर देता है चीज़ों को। उसको पता है कि ऐसा नहीं है कि देखने में जो चीज़ बड़ी है उसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रिवर्स कर रहा है वो अपनी थॉट को, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने क्या लिखा है, रिवर्सिबिलिटी। और कंजर्वेशन का मतलब भी यही है कि कंजर्व कर रहा है, उसको पता है मास, वॉल्यूम, वेट का कॉन्सेप्ट उसको पता है, और रिवर्सिबिलिटी का मतलब भी उसको पता है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन सिंपल की
एनिमल को किस कैटेगरी में रखा जाता है और पेड़ पौधों को किस कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब सीधी बात है, लॉजिकल रीजनिंग शुरू होगी तो वो क्लासिफाई भी कर पाएगा। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है, अभी ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि अब उसको ये पता है ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ए सी से भी बड़ा हो सकता है। मतलब यहाँ तक ट्रांजिटिविटी का मतलब होता है कि वो लॉजिक तो लगा रहा है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टाइप का नॉलेज नहीं लगा, लॉजिक नहीं लगा पा रहा है, वो थोड़ा लिटिल लॉजिक लगा रहा है। मतलब उसको पता है ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो हुआ क्या, ए सी से भी बड़ा हुआ, लेकिन अभी तक वो यहाँ तक नहीं पहुंचा कि ए सी से बड़ा है। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिविटी, ठीक है। और डिसेंट्रेशन मतलब अब उसको पता चल गया कि चीज़ों के पीछे जो फीलिंग्स होती है उनके पीछे कोई रीज़न होता है। मतलब वो अब अपने आप को वर्ल्ड का सेंटर नहीं मानता, मतलब चीज़ें उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती, मतलब डिसेंट्रेशन हो जाती है। अब वो अननेसेसरी चीज़ों के लिए जिद नहीं करेगा। अगर उसको बोला जाएगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं, ये चीज़ बुरी है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और मानेगा, ठीक है। ये होता है डिसेंट्रेशन। और प्री ऑपरेशन में क्या था, प्री ऑपरेशन में क्या था, सेंट्रेशन, कि मेरे ही अराउंड सारी चीज़ें घूमती है, ठीक है। ये होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ स्टेज जो कि होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या होता है, 11 से 15 साल तक होती है, उसमें अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है। जैसे बच्चा ट्रांजिटिविटी था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, वो ये नहीं दिमाग लगा पा रहा था जैसे ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा। तो अब क्या हुआ, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल मतलब अब्स्ट्रैक्ट लेवल की रीजनिंग लगाना उसने शुरू कर दिया, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम मैथमेटिक्स में क्वेश्चन करते हैं, एज की प्रॉब्लम कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो बच्चों को 6 to 8 क्लास तक शुरू हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो ग्राफ वगैरह होते हैं तो आपने देखा होगा मैक्सिमम 8th के बाद ही शुरू होते हैं। ग्राफ का मतलब क्या होता है, हमारे पास 3 डायमेंशन स्पेस है तो 2 डायमेंशन तो हम उसको बोर्ड पे ड्रॉ करके बता देंगे, लेकिन जो 3rd डायमेंशन होगा वो उसको इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसीलिए कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो कि आपका ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, तो वो जब बच्चा 11 से 15 साल के बीच में होता है तब वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। अब लगा लो आप हिसाब की 11 साल का बच्चा कौन सी क्लास में होगा, ठीक है। तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। ये हो गया हमारा थ्योरी। और वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं एक बार फिर रिपीट नहीं करूँगी अपनी बात। तो जिसको थोड़ी दिक्कत है, नहीं समझ में आया हो, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं, यहाँ पे तो बहुत गलत को आंसर भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको करेक्ट आंसर ही बताऊँगी, ठीक है। विद रेफरेंस टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैच द फॉलोइंग। मतलब यहाँ पे स्टेजेस दिए 4, देखो, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो इनको हमने मैच करना है। सेंसरी में हमने क्या ढूंढना है, सेंसेस कहाँ लिखा हुआ है, थिंक लॉजिकली। लॉजिकल कब सीखता है वो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। लॉजिक कब सीखता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। रिकॉग्नाइज सेल्फ एज अ एजेंट ऑफ एक्शन एंड बीइंग एक्ट एज अ इनिशियली, ठीक है। डिफरेंशिएट सेल्फ फ्रॉम ऑब्जेक्ट, थिंकिंग इज द सम। ईगोसेंट्रिज्म, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ईगो सेंटर, ईगो सेंटर कब होता है, कौन सी स्टेज में ईगोसेंट्रिक होता है, प्री ऑपरेशनल में होता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक कब होता है, प्री ऑपरेशनल में, ठीक है। डिफरेंशिएट सेल्फ फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका सेंसरी मोटर हो गया। डिफरेंशिएट सेल्फ फ्रॉम ऑब्जेक्ट, रिकॉग्नाइज सेल्फ एज एन एजेंट ऑफ एक्शन एंड बीइंग टू एक्ट इनिशियली। ये हो गया लॉजिकल, हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का। प्री ऑपरेशन का हो गया आपके पास थिंकिंग इज स्टिल ईगोसेंट्रिज्म, ये थिंकिंग ईगोसेंट्रिज्म। और फॉर्मल ऑपरेशन हो गया आपके पास रिकॉग्नाइज सेल्फ एज अ एजेंट ऑफ एक्शन एंड बीइंग टू एक्ट, ये हो गया आपके पास फॉर्मल ऑपरेशन का। और सेंसरी मोटर का हो गया आपके पास डिफरेंशिएट सेल्फ फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब अपने आप को कैसे पहचानता है, टच करके सेंसेस के थ्रू अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करता है, सेल्फ फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अराउंड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास आंसर। देखो ये हो गया फर्स्ट का 3। सेंसरी मोटर में क्या बताया, ये डिफरेंशिएट, ठीक है, सेंसेस का यूज करता है। प्री ऑपरेशन में तो आपको साफ साफ ही मिल गया। प्री ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। ये देखो सेकंड का 4th ईगोसेंट्रिज्म। प्री ऑपरेशन का तो साफ करेक्टरिस्टिक्स मिल गया। कॉन्क्रीट का भी हमें साफ जैसा मिल गया, लॉजिकल रीजनिंग। और अगर अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग लिखा होता तो कौन से में आता, फॉर्मल ऑपरेशन में। और बच्चा क्या, फॉर्मल ऑपरेशन, रिकॉग्नाइज सेल्फ एज अ एजेंट ऑफ एक्शन, ठीक है। ये हो गया आपके पास, तो ये हो गया आपके पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखो जो चीज मैंने बताई, अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मीन्स,
यहाँ पे बोला है अकोमोडेशन क्या होती है, तो अरेंज ऑफ प्रिसेप्चुअल एंड हमने कहा क्या ढूंढना है, मॉडिफिकेशन। देखो यहाँ पे लिखा है दोनों शब्द आगे, एडजस्टिंग टू न्यू वे ऑफ बिहेविंग एंड थिंकिंग बाय मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या हो, स्कीमा, मतलब जो भी हमारे दिमाग में, कॉग्निटिव क्या है, माइंड, जो भी हमारे दिमाग में किसी चीज की इमेज छपी हुई है उस चीज में मॉडिफिकेशन। मैंने क्या बोला था आपको, सीधा सीधा देखना है, मॉडिफाई, अकोमोडेशन मतलब मॉडिफिकेशन, और ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये तो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया मॉडिफिकेशन। कितना आसान था आंसर ढूंढना। ये वाइगोत्स्की के हैं, पियाजे। अब आ गया, with reference to Piaget's key idea, the realization that object or set of object stay the same even when they are turned around। क्या बोल रहा है ये, ऑब्जेक्ट है अगर वो सामने नहीं दिख रहे हैं तब भी वो है, सॉरी माय मिस्टेक, बिग मिस्टेक, रियलाइजेशन दैट ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट स्टे द सेम है। ये स्टे द सेम का मतलब है कि इवन व्हेन दे आर टर्न अराउंड और मेड। इसका मतलब, इस क्वेश्चन का मतलब है कि अब बच्चा समझ जाता है कि ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब 1 लीटर पानी अगर मैंने दोनों बॉक्स में डाला हुआ है तो वो अगर 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही होगा। मतलब अगर वो कम भी दिख रहा है, जिसकी विड्थ ज्यादा है, जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, उस बॉक्स में अगर वो कम भी दिख रहा है तो भी वो 1 लीटर ही है। मतलब ये चीज वो समझ जाता है। तो ये चीज वो कब समझ आता है, जब वो हाइट वेट मास का कॉन्सेप्ट समझ जाता है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं उसको, कंजर्वेशन। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अब बच्चा चीज से समझ जाता है कि बड़ा छोटा, देखने में जो बड़ा है वो बड़ा नहीं है, उसके पीछे जो लॉजिक है हाइट वेट मास का, उसके अकॉर्डिंग चीजें सेम रहती है। जैसे मैंने आपको पानी के मग का एग्जांपल बताया था, बच्चा दोनों 1 लीटर के मग है, अब जो चौड़ा मग है उसमें तो पानी कम ही दिखेगा और जिसकी विड्थ कम है उस मग में पानी ज्यादा उठा हुआ दिखेगा। तो बच्चे को अब ये समझ आ गया कि ऐसा नहीं है कि जिसकी हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है उसमें पानी ज्यादा आएगा, नहीं, उसको पता है कि ये अब सेम ही रहेगा। चाहे एक बर्तन से दूसरे में पोर करोगे तो पानी की क्वांटिटी सेम रहेगी, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंजर्वेशन। नेक्स्ट है इन कंस्ट्रक्टिविज्म एज फॉलो बाय पियाजे। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टिविज्म में एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर। कैसी, बच्चे पे ध्यान दिया है उसने, कैसे, किस पे ध्यान दिया है, बच्चे पे। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, उसको बच्चे को ही सेंटर माना है। ये पियाजे का मेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन सोनू वॉज अ 6 month old, ही प्लेड विद अ टेडी बियर। जब एक बच्चा 6 महीने का वो टेडी बियर के साथ खेलता है, बट व्हेन हिज व्यू ऑफ बियर वॉज ब्लॉक्ड। हिज व्यू ऑफ मतलब व्यू क्या था, देखना, मतलब जब उसकी आंखों से वो टेडी बियर छुपा दिया गया, ही डिड नॉट लुक फॉर इट। नाउ सोनू इज 18 month old। अब वो 18 साल का है। 18 साल का मतलब 2 साल से 2 साल के बीच में है, मतलब 2 साल से पहले, क्योंकि 2 साल का 24 महीना हुआ, ठीक है, तो 18 साल का है। एंड सर्च फॉर द टेडी बियर व्हेन ही कैन नॉट सी दिस शोन दैट। ये बोलता है कि एक बच्चा है जो 6 महीने का है, ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया, जब वो 18 महीने का हुआ तब उसको टेडी बियर को छुपा दिया गया। तो वो अब उस टेडी बियर को ढूंढ रहा है, मतलब वो टेडी बियर को ढूंढ रहा है। तो क्यों वो उसको ढूंढ रहा है, तलाश क्यों कर रहा है। जब हम किसी चीज को सर्च कब करते हैं, जब हमको पता होता है कि वो चीज यहीं कहीं है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि ऑब्जेक्ट परमानेंट है, कहीं है इधर अराउंड में, ठीक है। Which one of the following is not a basic feature for pre-operational period? प्री ऑपरेशनल पीरियड में क्या 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 पढ़ा था हमने ईगोसेंट्रिज्म पढ़ा था, ईगोसेंट्रिज्म पढ़ा था, सेंट्रेशन पढ़ा था। उसको लगता है कि सारा जो दुनिया है वो मेरी